कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, अब होने वाली आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं आपको हिंदी का जो सेट सी है उसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। यहां से आप देख सकते हैं पूरा पेपर अपने पास लिखा हुआ है ये, ठीक है। चलिए पूरे पेपर का हम 1 से लगाकर 23 तक का सॉल्यूशन अच्छे से समझेंगे। भुला दे डर, कुछ अलग कर और अब की बार 90 पार, यानी कि आपको 90 के पार वास्तव में परसेंटेज बनानी है तो ये पेपर आप जरूर अच्छे से सोल्व करके जाइएगा। और मैं पूरा सॉल्यूशन समझा रहा हूं, ठीक है। मैं आपके लिए तत्पर हूं। क्या आप तैयार हैं? तो अब वीडियो को अपन शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल रचना की, सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है उनकी जो रचना है वो है काट की घंटिया। वीर रस का स्थायी भाव, थोड़ा सा बड़ा कर देता ना, अच्छे समझ में आएगा सभी बच्चों को। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? मेरे संग की औरतें। यदि हम बात करें कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां कहलाता है आपका आलम्बन। अभिमान में जो मान है, अभिमान मान जो है वो है प्रत्यय। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। महादेवी ने को एक कविता पाठ पर चांदी का जो कटोरा है वो मिला। एकांकी में 1 अंक होता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है उसको अपन अच्छे से समझते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें हो जाएगी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, ठीक है भैया। बिहार, जाबिर हुसैन। मात्र ही भर, निपात शब्द आ जाएगा। प्यारे लाल शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी। नाटक जो सम्राट है वो जयशंकर प्रसाद आपके रहे। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अब है सत्य सत्य। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, सत्य। दोहा मात्रिक छंद है, सत्य। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, असत्य। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। ये सत्य सत्य आप कंप्लीट करें, क्योंकि अपना जो फोकस है वो पूरे सॉल्यूशन पर रहेगा, तो इसमें समय गंवाते हुए ना, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मरकत से खुले डिब्बे जैसा क्या है? पर्वती ग्रहण, ठीक है। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं अपन विभाव। क्या कहते हैं उसे? विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी वर्मा की माताजी। उपसर्ग शब्द कहां जुड़ता है शब्द के पहले? विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, बढ़िया से घबराइए मत, अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट सब सॉल्यूशन पर हम चलते हैं। यहां से देखिए पहला जो है आपका वो प्रश्न है भक्ति काल की विशेषताएं। और नाम क्या है? भक्ति काल है, तो भक्ति काल है तो भक्ति की प्रधानता तो रहेगी, है ना। साकार और निराकार ब्रह्मा की इसमें उपासना की गई। सबसे पहली विशेषता क्या रही इस काल की? ठीक है, तो साकार और निराकार ब्रह्मा की इस काल में उपासना की गई। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हुआ। शस्त्र काव्य शैलियों का प्रयोग करना। लोक कल्याण का कार्य प्रशस्त करना। आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। तो ये आपकी भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है। बढ़िया से इसे कंप्लीट करिएगा यहां से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका सगुन भक्ति धारा काव्य धारा के प्रमुख कवि के नाम और उनकी रचनाएं।
तो देखिए सगुन में क्या है, जिन्होंने भगवान को साकार रूप में माना। अच्छा, साकार रूप कौन सा? एक कबीरदास जी थे, उन्होंने भगवान को तो माना, ईश्वर को माना, ऐसा नहीं है कि नहीं माना है। ठीक है, आजकल जो है उनका अलग ही उपदेश दे रहे हैं कई ग्रंथ वाले। तो कबीरदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, हर प्राणी की श्वास में। यानी भगवान जो है उन्होंने मूर्तियों में नहीं माना है ना, उन्होंने माना है कि अपने अंदर ही समाहित है, निराकार भगवान है ना, उसकी कोई आकृति अपन नहीं बता सकते कि कैसा है। ठीक है भैया, तो ये सगुन भक्ति धारा का मतलब होता है कि भगवान को साकार रूप में मानना। अब तुलसीदास जी है, उन्होंने रचनाएं जो लिखी है वो रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ठीक है, हनुमान अष्टांग, जानकी मंगल, तो ये सारी रचनाएं, पर सगुन भक्ति में के अंतर्गत तो ये अपनी रचनाएं लिख सकते हैं। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसहारावली, साहित्य लहरी। मीराबाई, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका। अगला है रसखान, रसखान ने क्या किया? सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। ठीक है भैया, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बढ़िया से इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करते चलिएगा, है ना। यो क्या, आगे बढ़ते हैं और अगला है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? ईश्वर जो है धरती के हर कण में मौजूद है। कौन बता रहे हैं? कबीरदास जी। इसलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विद्यमान है, उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कबीर ने ईश्वर को कहां बताया है? कबीर कह रहे हैं कि धरती के कण कण में मौजूद है भगवान। ठीक है, इसलिए कबीर ने कहा कि जो ईश्वर है वो तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विराजमान है, अतः उन्हें हमें बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, ब्रज भूमि के प्रति रसखान का जो प्रेम है वो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? देखिए, अब देखते हैं ध्यान से। कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। कवि रसखान को क्या है? ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि वे अगले जन्म में किसी भी रूप में यही रहना चाहते हैं। ब्रजभूमि बहुत ही ज्यादा प्रिय है रसखान को, और इसलिए वो अगले जन्म में भी यही वापस जन्म लेना चाहते हैं। ब्रज के लिए वे तीनों लोकों का राज्य, सिंहासन, आठों सिद्धियां, नवनिधि, ठीक है, इत्यादि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, ये देखिए, अब ये भावना कब आती है? अपन कहते हैं इन लोगों को मूर्ख है, पागल है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं, जब अंदर से भक्ति भावना जागती है ना, उमड़ आती है ना, उमंग आती है, जब व्यक्ति को सब कुछ उसके लिए क्या रहता है? नश्वर हो जाता है। ठीक है, उसे करोड़ों रुपए भी दो ना आप, और उसे कहो कि नहीं यार आपको तो ये, ठीक है, भगवान के प्रति छोड़ देना, ये अपने को काम नहीं करना, तो नहीं, वो करोड़ों रुपए को छोड़कर मार देगा, लेकिन भगवान का काम तो करेगा। तो ये आप इस तरह से आप थोड़ा सा कंप्लीट करिएगा, अच्छे से पढ़िए, है ना। भुला दे डर कुछ अलग कर, ध्यान से सुनिए शब्दों को, भुला दे डर कुछ अलग कर। ठीक है, बढ़िया से आप तो मेहनत करिए, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे से नंबर दिलाने की। ठीक है, आप तो जितना बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करते जाइए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की जो कूक है वो सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहते थे कि क्या कोयल का कुछ लूट गया है या कोयल पागल हो गई है। क्या कह रहे हैं कि कोयल की जो कूक है उसको सुनकर कवि जानना चाहता है थे कि क्या कोयल का कुछ खो गया है या फिर कोयल पागल हो गई है, अथवा किसी दवानल की भयंकर आग की लपटों को देखा है। ठीक है, कोयल से इसके बारे में ही वे पूछना चाहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसा दिखाई देते हैं?
कवि को अरहर और सनई के खेत स्वर्णिम करधनिया जैसे दिखाई दे रहे हैं। अरहर और सनई की क्यारी के बाहर की तरफ पंक्तियां में बोई जाती है, इसलिए वहां करधनी जैसी कही गई है। ओके, इतना क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से अगला क्वेश्चन समझते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? तो बच्चे के माता पिता आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनके पास धन का अभाव है। बच्चों के जो माता पिता है वो आर्थिक दृष्टि से कैसे है? कमजोर है, उनके पास धन का अभाव है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण नहीं खरीद पाते। वे इतने निर्धन होते हैं कि भोजन, वस्त्र आदि के भी लाले पड़ जाते हैं, इसलिए बच्चे सुविधाओं और मनोरंजन से वंचित रह जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो गहने जो है ना, गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं, यानी कि सुंदरता के लिए गहने पहनाए जाते हैं। अब इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ती है। ठीक है, अब देश के जो हमारे क्रांतिकारी थे, अब उनको कौन से आभूषण पहनाए गए? क्योंकि देश की आजादी के लिए हथकड़ियां उन्होंने पहनना गौरव की बात कही है ना। भले हम हथकड़ियां पहन लेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पर लेकिन हम देश को आजाद कराएंगे, इस भावना उन्होंने रखी। तो उन्होंने कहा कि हम देश की आजादी के लिए हथकड़ियां पहनना गौरव की बात है, इसलिए कहा गया कि हथकड़ियों को तो गहना कहा गया है, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में ये हथकड़ियां क्या थी? गहना थी। समझ आई बात आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो क्या है आपका? महाकाव्य किसे कहते हैं? क्या है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के महाकाव्यों के नाम बताइए, कोई भी 2-3। ठीक है, देखिए महाकाव्य उसे कहते हैं जो जैसा हमारा रामचरितमानस है, कामयानी है, साकेत है, ये क्या है? इनमें पूरे जीवन का चित्रण है। तो ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, क्या होता है? पूरे जीवन का चित्रण होगा, वो कहलाएगा आपका महाकाव्य। महाकाव्य के नाम सिंपल सी बात है, रामचरितमानस, कामयानी, साकेत, ये सब क्या है? हमारे महाकाव्य ही है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करो, है ना। अब अगला जो प्रश्न है आपका है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। चलिए मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो देखिए स्थायी भाव के उदाहरण यदि हम बात करें ना, तो 10 स्थायी भाव होते हैं, और जो आप जानते भी हैं, जैसे हमने श्रृंगार रस पढ़ा है ना, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या कहते हैं? अपन रति। हास्य का कहते हैं हास, ठीक है, और करुण रस का अपन बोलते हैं शोक, पीड़ा। तो ये क्या है? ये स्थायी भाव है। संचारी भाव के उदाहरण आप समझो पहले तो। ये एक हो गया उत्सुकता, किसी भी चीज के लिए, जैसे मान के चलिए मैंने आपके लिए, आपके पिताजी ने या कोई ने भी आपके लिए 25,000 का 30,000 का मोबाइल है, तो जो आपके मन में उत्सुकता रहेगी वो घंटे आधे घंटे के लिए, जो कुछ समय के लिए आएगी, क्षण भर के लिए आएगी, वो कहलाएगा आपका संचारी भाव। चिंता, किसी भी चीज की आपको चिंता लगी रहेगी। लज्जा, कोई सी चीज है यहाँ पर जा रहा है, आपको थोड़ी सी लाज आ जाए, शर्म आ जाए, तो वो क्या आपकी संचारी भाव है। हर्ष, क्षण भर के लिए आया हुआ खुशी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका संचारी भाव कहलाएगा। तो यानी हम बात करें कि स्थायी भाव की, तो जो स्थायी भाव होता है ना, कि वो स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। क्या रहता है? स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। लेकिन जो संचारी भाव है ये आपका कुछ समय रहेगा और कुछ समय रहकर नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को? कि हमारा जो स्थायी भाव है वो हृदय में हमेशा ही स्थायी रूप से विद्यमान रहेगा जीवन भर।
दूसरा जो है, यदि हम स्थायी भावों की संख्या माने तो ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है भैया। और यदि हम इधर बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, इनकी संख्या जो है वो है 33। ठीक है भैया, कितनी है, 33। तो यहाँ पर अपन मान लिख लेंगे 33, लेकिन ये 33 ही लिखना आपको, थोड़ा सा डिटेल बता दूं, 34वां जो संचारी भाव है उसे छल माना गया है। किसे माना गया है, छल को 34वां संचारी भाव माना गया है। लेकिन अब ये किसने बताया था, ये महाकवि देव ने बताया था, लेकिन साहब विद्वानों ने इसे मान्य नहीं किया। नहीं है, अरे भैया तू बता रहा जो नहीं आएगा छल नहीं होगा। ठीक है, तो महाकवि देव ने ये बताया था, ठीक है, कि संचारी भाव का जो 34वां भाव है वो संचारी भाव छल रहेगा। लेकिन ये सब बाकी जो विद्वान थे उन्होंने इसको नकार दिया, इसलिए कितनी संख्या मानी गई है, 33। एक ही रस का एक ही स्थायी भाव होता है, एक ही रस का कितने स्थायी भाव होते हैं, एक ही। ठीक है भैया, तो एक रस का एक ही स्थायी भाव होगा, लेकिन एक रस के अंदर बहुत सारे संचारी भाव हो सकते हैं। मैं नोट्स में दूंगा आपको। इसका संचारी भाव ये जो होते हैं ना, ये संचारी भाव क्या है, आप देखो यहां पर देखो, जैसे यहां पर कोई सी भी शोक है ना, अभी पीड़ा ही हो रही, यहाँ पे चिंता मतलब भी पीड़ा ही है, तो हम बोल सकते हैं ये शोक का एक हिस्सा ही है, यानी कि ये बड़ा रूप है और ये कौन सा रूप है, छोटा रूप है। छोटे को हम कहते हैं अंग। तो ये संचारी भाव होते हैं ना, ये वास्तव में इनके अंग ही होते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के अंग ही होते हैं, और ये संचारी भाव के अंग नहीं होते। तो हम लिखेंगे संचारी भाव में क्या लिखेंगे कि ये सॉरी स्थायी भाव में कि ये संचारी भाव के अंग नहीं होते और ये होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको कॉपी में देखोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 10 है, संचारी भाव की संख्या 33 है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। यहाँ स्थायी रूप से विद्यमान हृदय में विद्यमान रहते हैं, ये कुछ समय रहकर नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव के अंग नहीं है, लेकिन ये तो स्थायी भाव के अंग है। स्थायी भाव संचारी भाव को नहीं जगाते, ठीक है, और ये जो है संचारी भाव ये स्थायी भावों को जगाने में मदद करते हैं। ठीक है भैया, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये संचारी भाव को नहीं जगाते और ये जगाने में सहायक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वहां पे यहां से देखते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण दीजिए। रूपक अलंकार, जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाए। उपमा मतलब क्या होगा, उपमेय उपमेय कौन है, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, और जिससे की जाए वो कहलाएगा आपका उपमान। ठीक है, यहां पर लिख भी दिया है मैंने ये कि ये उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे उसकी तुलना की जाएगी। जैसे मैया, मैं तो चंद्र लेहूं, चंद्र खिलौना लेहूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहां पर राम जी की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, धन से, रतन से की गई, हीरा मोतियों से की गई है ये। ठीक है भैया, तो जहां उपमेय को एक ही रूप में मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण आप देख लेना यहां से। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। छंद आएगा आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छंद किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। छंद, छंद जो होते हैं ना, जिस रचना में अक्षरों में मात्रा की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे हम कहते हैं छंद। यानी सिंपल से हम बात यदि कर रहे हैं तो ऐसी रचना
जिसमें मात्रा, यति, गति, ले, तुक, गण आदि का ध्यान रखा जाए उसे हम कहते हैं छंद। छंद जो होते हैं ना वो दो प्रकार के मुख्य रूप से है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। इतना सा लिखना ज्यादा 9th क्लास में आपको ज्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आपको इतना सीरियस नहीं लेना है ना, बिल्कुल। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा क्या है? जीवनी जो होती है ना किसी दूसरे के ऊपर से लिखी जाती है, ठीक है, और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और स्वयं के द्वारा बताई जाती है। तो यहां किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, तो यहां स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है आपका, इसमें लेखक दूसरों के गुणों तथा दोषों को बताता है और इसमें लेखक स्वयं के गुणों व दोषों को बताता है, ठीक है। अगला है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है तो आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं बता सकता, क्योंकि जीवनी का मतलब क्या है? दूसरों की, तो दूसरे में अपना टांग नहीं अड़ाने का, ठीक है। यहां पर स्वयं के विचारों को दर्शाता, तो ये यहां से जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है निबंध। किसे कहते हैं? निबंध। निबंध शब्द जो है नी प्लस बंध से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बुंदी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। इसे ही क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऐसे कहते हैं। कर लोगे, कम समय में पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहा हूं। राहुल सांकृत्यायन की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो इनकी भाषा देखिए, अनेक भाषाओं के जानकार राहुल जी ने व्यवहारिक खड़ी बोली में साहित्य का सृजन किया है। किसका सृजन किया इन्होंने? ठीक है, व्यवहारिक खड़ी बोली का, ठीक है भैया। और आपकी भाषा सरल, सुबोध तथा प्रभावपूर्ण है। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। शैली देख लेते हैं। आपकी शैली के रूप इस प्रकार है, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है भैया। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम देना है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यहां कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो अपन देखते हैं यहां पर, प्रेमचंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। कहानी की जो रचना है, कहानी की रचना के समय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था। प्रेमचंद ने क्या किया था? स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कहानी की रचना के समय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र गति से ही चल रहा था, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्रेमचंद ने बेलों की आजादी के संघर्ष के माध्यम से आजादी की लड़ाई की ओर संकेत किया है। तो ये यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय? लेखक के अनुसार जीवन, देखिए यहां पर ये गुड़िया ने जीवन गलत लिख दिया है, नोट्स जब तैयार किए थे ये जीवन वही लिखना है। जीवन में उत्पादों को उपभोग ही सुख है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? टीले का जो सामान्य अर्थ है होता है ऊंचा ढेर। इस व्यंग में टीले का प्रयोग वर्षों की परत दर परत जमी सामाजिक बुराइयों के लिए किया है। निर्धन व्यक्ति, दलित, किसान, मजदूर, नारी आदि का शोषण हो रहा है, निम्न वर्ग को कुचला जा रहा है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इन बुराइयों को सशक्त प्रहार किए हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखकों की भाषा शैली की विशेषता बताइए।
इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषता इस प्रकार है। इस पाठ की भाषा सरल और सुबोध खड़ी बोली है। संत स्मरण शैली में पाठ को प्रभावी बना दिया है। अब बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं है मैंने ना। चलिए, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर हर बच्चे जानता है। वैसे सिंपल यहाँ पर पॉइंट मैंने आपके लिए लिख भी रखे। दो वर्णों के योग को संधि कहा जाता है। समास में दो पदों का योग होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है। समास में दो पदों या दो पदों के बीच से अनेक, ठीक है, बीच का संयोजक शब्द लुप्त हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट आप चाहो तो मत लिखना, वाले 2-3 नंबर का आता है। यहां से देखिए, संधि में केवल तत्सम शब्द होते हैं और समास में संस्कृत, तद्भव, तत्सम, उर्दू हर प्रकार के शब्दों के माध्यम से होता है। तो ये यहां से आप इसके शॉर्ट ले लेना। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, बिल्कुल बहुत सिंपल। उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के पहले लगते हैं। प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर होते हैं। जो मूल शब्द है ना, वो उपसर्ग पर निर्भर रहेंगे। प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर रहता है, ठीक है। उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है और प्रत्यय के जुड़ने पर मूल शब्द का इर्द गिर्द रहता है। अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अधिकार है। अपवाद स्वरूप किसी ही प्रत्यय का स्वतंत्र रूप अर्थ होता है। सिंपल है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। ये यहां से कर लोगे, इसके बाद में आप यहां से करिएगा। हम चाह रहे हैं कि हमारे 9th क्लास के जो बच्चे अच्छे से टॉपर बने, टॉप करें, तो अच्छे से तैयारी करिए आप तो, है ना। जो चीजें बताई जा रही है उनको कंप्लीट करिएगा। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आपका भावार्थ है। ये यहां से प्रसंग हो गया है और ये भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका। यहां से व्याख्या। ये व्याख्या हो गई है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20। परोपकार पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। सिंपल है, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, जानता चाहिए तो, है ना। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका देख लीजिएगा। यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। और ये 21 का अथवा रहेगा, ठीक है। ये 22 और ये अंत में 23 रहने वाला है। इस तरह से आपका पेपर रहेगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको बता दिया है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो। हमारा उद्देश्य ये है अब की बार 90 पार, है ना। अब की बार 90 पार। जो बच्चा वास्तव में इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहता है और वास्तव में बनाना चाहता है ना, कंप्लीट कर लीजिएगा भाइयों, ठीक है। ये 10th क्लास का रिजल्ट है हमारी कोचिंग का, अगले साल का है। ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन का है ना। आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ था और रहूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 अभी जो मैंने बताया अथवा वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। बुक बैंक की एप्लीकेशन है, ये हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 22 आपका। ठीक है। और इसके बाद में ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। एक अंतिम पेपर और बताऊंगा आपको मैं, देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, सेट डी रहेगा। यहाँ से पूरी जो कॉपी आपकी हिंदी के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए देख लीजिए आप तो, है ना। ये सेट बी भी है यहाँ पर, ये पहले मैंने बता दिया है।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना भैया, ये देखिए ये सारी चीजें आपके लिए ही है। सेट ए से शुरुआत की थी अपन ने और अच्छे से तैयारी कराई है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कक्षा 9वीं का पूरा इसमें सिस्टम लगा हुआ है यहाँ में ना भैया। आप तो अच्छी मेहनत करो यार, है ना, अच्छी तैयारी करो। हमारा उद्देश्य यही है कि आप देख लीजिए ये सेट ए से डी तक का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, घबराना नहीं है। चलिए, तो यदि चैनल पर आप पहली बार होना तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको है ना भैया सेट ए भी बता दिया है, सेट आपका जो बी था वो भी बता दिया है ना, ये सेट सी भी बता दिया है ये, और अंत में जो हम सॉल्यूशन देंगे सेट डी का। ये 4 पेपर मैं बता रहा हूं। अब की बार 90 पार का हमारा टारगेट है, और भुला दे डर कुछ अलग कर। यदि आप वास्तव में कुछ अलग करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको भुलाना पड़ेगा डर। तो डर भुलाओ, आगे बढ़ो, जीवन में संघर्ष करो। मेहनत करने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वही आएंगे। डायरेक्टली मैं रियल पेपर सामने नहीं बताऊंगा, चाहे आप कोई जो दूसरा यूट्यूबर कोई भी दे रहा हो तो उससे जाकर आप देख सकते, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को सही दिशा बताना, सही रास्ते भटकाना बताना, रास्ते नहीं भटकना, है ना। आप अच्छे से मेहनत करो, सही तरीके से करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। ये गारंटी मेरी कि 4 पेपर कर लोगे, यदि आपका 1 नंबर का भी कट जाए तो मेरी गारंटी है ना। तो आप तो अच्छे से मेहनत करो। इन बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया तो इतनी परसेंटेज बनी है, ठीक है। भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जिसको लगे वो करे, जिसको ना लगे ना करे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बनी तो बनी, नहीं तो अपना घर बनी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो।